नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज का ये सेशन साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले कांग्रेस में जो भी गर्म दल और नरम दल से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके अलावा जो भी आपके भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, ये दोनों टॉपिक आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो ये दो टॉपिक से आपके TRE 4 के एग्जाम में दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस सेशन को अंत तक जरूर देखना। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, कल की जो हमने आप लोगों को मैराथन प्रोवाइड कराई है, जरूर आप लोग समय निकाल कर उस मैराथन को देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जैसे ही टाइम निकले आप लोगों को वो क्लास जरूर अटेंड करना है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा। राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह नारा अगर एग्जाम में पूछा जाता है किसने दिया है, तो आप लोगों को नाम याद रखना है इनका। बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें होने वाली इनसे संबंधित। कहता है कि गर्मपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि स्वराज्य के बिना कोई भी सामाजिक सुधार नहीं हो सकता है, और ना ही कोई आपकी औद्योगिक प्रगति हो सकती है, और ना शिक्षा और ना ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता आपके किसके बिना नहीं हो सकती, आपके स्वराज्य के बिना नहीं हो सकती है। इसलिए तिलक ने नारा दिया था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। वर्ष 1916 में क्या होता है, देश में दो होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसमें से एक लीग के नेता आपके लोकमान्य तिलक जी थे और दूसरी लीग के नेता आपकी एनी बेसेंट जी थी। दोनों लीगों की जो मांग थी वो क्या थी, सुशासन थी। दोनों लीग जो भी थे इनकी मांग क्या थी, एक ही मांग थी, सुशासन। सेकंड लाइन कहती है, इसी लीग आंदोलन के दौरान तिलक ने उपयुक्त नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं आपसे क्या पूछता है। कहता है अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे, ग्रामीण क्षेत्र से थे या शहरी क्षेत्र से थे, या दोनों से थे या पंजाब से। तो याद रखना अधिकतम जो नरमपंथी आपके नेता थे ये आपके शहरी क्षेत्रों से थे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता जी हो गए, दिनसा वाचा जी हो गए, और विमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे ये भी जो भी ये नेता थे, ये सब आपके शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में क्या होता है कि कांग्रेस पर समृद्धशील मध्यवर्गीय और बुद्धिजीवियों, जिनमें से आपके वकील हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे। कहता है उपाधियों और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये जो प्रतिनिधि थे ये बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई भी संपर्क नहीं था। जब आप बड़े नगरों से आएंगे तो जनसाधारण क्षेत्रों से आपका कोई भी संपर्क नहीं होता, ऐसा यहाँ पर कहा गया। कहता है फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज़ जो है जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था। तो उपग्रंथी आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी उपग्रंथी नहीं थे। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। आप लोग एक्सप्लेन को जरूर ध्यान से पढ़िए। जब आप कोई भी क्वेश्चंस को कहानी के तरीके पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। कहता है कि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश में पुनरुद्धार उत्तेजना के बाउंडरों से नहीं हो सकता है। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में भी विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके क्या बन गए थे, आपके शिष्य बन गए थे। ठीक है, अगर पूछा जाए एग्जाम में इनके गुरु कौन थे महात्मा गांधी जी के, तब भी आपको इनका ही नाम बताना है। इन्होंने क्या किया, 1889 में बॉम्बे में कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया था। फिर क्या होता है कि 1897 ईस्वी में उन्हें और दिनसा वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त करके वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। फिर क्या होता है, वर्ष 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में कब आया। तो याद रखना 1906 के बाद आपके ये जो है आंदोलन था आपका भारतीय राष्ट्रीय, ये आपके गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में आया था। तो फोर्थ का जवाब ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन आपसे क्या पूछता है। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। गर्म दल का नेतृत्व में प्रमुख कांग्रेसी नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा भी दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछते हैं। कहते हैं कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित कौन थे। तो जब आप गर्म दल के याद कर लेंगे तो
देखिए गर्म दल में आपको लाल बाल पाल और साथ में अरविंद घोष जी का नाम याद रखना है, तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर पूछा गया गर्म दल से संबंधित, तो आपके अरविंद घोष जी हो जाएंगे। तो इसीलिए 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है कि अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। वह गर्म दल के चारों स्तंभों जैसे लाल बाल पाल और अरविंद घोष इनमें से एक थे। 1893-94 में क्या होता है, लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है श्रमिक वर्ग से क्या है, दूर है, अराष्ट्रवादी और पूर्णतः असफल रही है। इसकी जो है शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा भी दी थी। इनके अनुसार क्या होता है, कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। ठीक है। वर्ष 1908 में क्या होता है कि पुलिस द्वारा मणिक तल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से आपके अरविंद घोष भी जी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा भी चला था। अरविंद घोष को क्या होता है, इस कारण 1 वर्ष की सजा भी सुनाई गई थी, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ भी दिया गया था। फिर क्या होता है कि कालांतर में जो है आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर वे सन्यासी बन गए तथा पांडुचेरी चले गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आपसे क्या पूछा जाता है। कहता है राष्ट्रीय आंदोलन निम्न में से किसको नरमदली के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो इनमें से आप देखेंगे नरमदली के तौर पर किसको नहीं जाना जाता है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो हमने बोला था, तो नरमदली आपने देखा था गर्म दल के नेताओं को, अभी हमने आपको बताया था कि लाल बाल पाल और साथ में अरविंद घोष। तो यहाँ पर नरमदली इसमें से कौन नहीं होंगे, तो बाल यहाँ पर आया था, यानी बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि ये गर्म दल के नेता थे। अब क्वेश्चन इसका एक्सप्लेन समझ लेते हैं। आपसे क्या कहता है, कहता है उग्रवाद के 4 स्तंभ थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत भी थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति की आलोचना नहीं की थी, आलोचना की, ऐसा कहा गया। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि जो आपके एमजी रनाडे थे ये आपके समाज सुधारक थे। तो यहाँ से आप उदारवादी दल के नेताओं के नाम समझ गए होंगे। इसके अलावा जो आपके गर्म दल के नेता थे उनके भी नाम समझ गए। और अगर एग्जाम में पूछा जाए एमजी रनाडे कैसे किससे संबंधित थे, तो वो आपके समाज सुधारक थे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति कैसी थी। तो याद रखना राजा वामबद्ध आंदोलन की पद्धति थी जो भी आपके कांग्रेस के नेता थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राज वामबद्ध आंदोलन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता को उत्पन्न करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। आपसे क्या पूछते हैं, कहता है शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर है। तो जरूर याद रखना वो आपके लाला लाजपत राय जी जो हैं ये आपके शेरे पंजाब के नाम से मशहूर हैं। चलिए इनके बारे में और जानकारी पढ़ लेते हैं। कहते हैं लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में करम दल के नेता थे, पूरे पंजाब के प्रतिनिधि भी थे ये। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कहता है साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय इन पर जो है आप लोगों ने कहानी समझी भी होगी कि इन पर जो है आपके लाला लाजपत राय जी पर क्या होता है, लाठियों से प्रहार किया जाता है, जिस वजह से ये घायल हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है 17 नवंबर 1928 को इनका देहांत हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से किस लिए जाने जाते हैं। तो याद रखना यहाँ पर इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर आपसे कहा गया ऑप्शन नंबर सी, सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था, ये भी बात सही हो जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था, इसीलिए दोनों बातें सी और ऑप्शन डी सही है। तो इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इसका जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन पढ़ेंगे, वहाँ से चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक्सप्लेन में आपसे कहता है ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के तत्कालीन ब्लैक कमिश्नर WUC रेंट तथा लेफ्टिनेंट आयरेस्ट की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए हैं तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में भी उभरे हैं। इस तरह किसी एक घटना ने नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक जी को जो है लोकमान्य की उपाधि दी गई। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आपसे क्या पूछते हैं, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो कितने वर्ष की हुई थी। तो याद रखना 6 वर्ष की जेल हुई थी।
कहता है वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास के लिए सजा देकर मांडले जेल जो आपकी म्यांमार में है वहाँ पर भेज दिया गया था। अब आपका जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप इसका हर एक क्वेश्चन बहुत ही विधिवत ध्यान से पढ़ते हुए चलना। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% आना तय है। और आज की इस क्लास में जो भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे लगभग चांसेस रहेंगे आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहता है किस वर्ष में वी.डी. सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो देखिए जो भी आपकी डेट होती है इनको आप लोग जरूर लिख लिया करिए और इनको 1 से 2 बार जरूर पढ़िए पूरे दिन में। तो याद रखना ये आपके, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वी.डी. सावरकर जो थे हिंदू महासंघ के अध्यक्ष बने थे। तो इनकी डेट आप लोग याद रखना ये आपके 1937 से 1942 के बीच में बने थे, जो कि आप देखेंगे ऑप्शन में कहीं पर भी ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन पढ़ेंगे। कहता है वी.डी. सावरकर वर्ष 1937 से 42 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नाम की संस्था की भी स्थापना की थी। सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से भी जुड़े थे। तो आप लोग वी.डी. सावरकर के बारे में महत्वपूर्ण बातें समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि वर्ष 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। तो याद रखना विनायक दामोदर सावरकर जी ने की थी इसकी स्थापना। तो 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। वी.डी. सावरकर तथा उनके भाई कौन थे, गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था की स्थापना की। नाम जरूर याद रखना, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना किसने की, तो वी.डी. सावरकर तथा उनके भाई जो थे गणेश दामोदर ने मिलकर की थी। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या, देखिए अभिनव भारत अभी आपने ऊपर पढ़ा था, अगर एक्सप्लेन अच्छे से देखते चलेंगे तो आप अदर क्वेश्चन के भी जवाब दे सकते हैं। तो वी.डी. सावरकर हो जाएगा। सेकंड भी नहीं लगा, आपने जवाब दे दिया। चलिए और बातें जो यहाँ पर हैं इनको भी समझ लेते हैं। क्या कहता है, अभिनव भारत की स्थापना वर्ष अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 1904, स्थान पूछा जाए तो नासिक जो कि आपके महाराष्ट्र में है, संस्थापक पूछा जाए तो वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में क्या हो गया था, परिवर्तित हो गया था। तो याद रखना जो इन्होंने मित्र मेला बनाया था वही 1904 के बाद में क्या होता है, वो जो है अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आपसे क्या पूछता है। कहता है भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था। तो जैसे ही आप नाम देखेंगे अभिनव भारत तो आपके दिमाग में क्या आएगा, वी.डी. सावरकर। तो वी.डी. सावरकर अगर आपके ऑप्शन में है तो वही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपके है। यहाँ पर एक्सप्लेन पढ़ने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपसे क्या पूछता है। कहता है कि मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो जो भी आपके मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था वो आपके वर्ष सन 1908 में किया गया था। जरूर याद रखना। और डेट आपकी 30 अप्रैल 1908 में। और ये मुजफ्फरपुर है कहाँ, तो ये आपके बिहार में है। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। क्या कहता है, 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु क्या होता है किंग्स फोर्ट जो था वो बच गया। और दुर्भाग्य से क्या होता है, राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्र मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस जी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उसी वजह से इनको जो है फांसी की भी दे दी गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछता है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। अब आप इसका सेकंडों में जवाब दे सकते हैं, मुजफ्फरपुर में किया था। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन आपके काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित है, राजेंद्र लोहाड़ी जी भी संबंधित हैं, और इसके अलावा अशफाक उल्ला खां भी। जो आपके सूर्यसेन हैं ये आपके काकोरी कांड से या काकोरी षड्यंत्र से संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेन क्या कहता है। कहता है सूर्यसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे, दिए गए विकल्पों में अन्य सभी काकोरी कांड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर कहता है 8 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर आपसे 8 कहता है जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति आपके कौन थे? तो इससे संबंधित आपके लाला हरदयाल भी थे और भूपेंद्र दत्त भी थे और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, यानी ये तीनों लोग इस योजना से संबंधित थे, इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेन क्या कहता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत क्रांतिकारियों ने जर्मनी से सशस्त्र गोला बारूद मंगाने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई थी, जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिम्मेरमैन योजना के नाम दिया गया। लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। इन लोगों ने मिलकर जर्मनी के सहयोग से इस योजना के तहत वर्ष 1915 में बर्लिन कमेटी की भी स्थापना की। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे सारी बातें, ये योजना क्या थी और किससे संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? तो बात करता है अगर हिंदुस्तानी सेवा दल की, तो आप लोगों के दिमाग में एक नाम आना चाहिए, एनएस हार्डिकर ने की थी। ठीक है, 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेन में आपसे क्या कहता है, हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर एनएस हार्डिकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले इस संगठन के सदस्य आपके गांधी टोपी पहनने के लिए भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पटना युवक संघ की स्थापना 1927, जैसे एग्जाम में पूछे पटना युवक संघ यानी 1927। क्वेश्चन नंबर, इसका एक्सप्लेन फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, जब आप क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं उसके बाद उसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं तो आप क्लास में ही चीज़ों को 3 बार पढ़ रहे हैं। तो इससे संबंधित एक बार हम बोल रहे हैं तो 3 बार जब चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आपकी इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं कि आपको क्लास के बाद चीज़ों को पढ़ना नहीं होगा, आपको लगभग चीज़ें क्लास में ही पता चल जाएंगी। कहता है इसका एक्सप्लेन, पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई, जिसने बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? एग्जाम में अगर पूछा जाता है भारतीय क्रांति की जननी तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी। एक्सप्लेन में देखते हैं इनसे संबंधित बातें जो महत्वपूर्ण है। कहता है मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी रामजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी क्या की, सेवा की। बाद में क्या होता है, कुछ देशभक्त विद्यार्थियों और यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर वे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गईं। फिर 22 अगस्त को क्या होता है, 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने क्या है, भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। अगर एग्जाम में पूछा जाता है सर्वप्रथम झंडा आपके भारत का किसने फहराया, तो इनका ही नाम आपको याद रखना है। यहाँ फहराया झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी किसे कहा जाता है, तो मैडम भीकाजी कामा जी को। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया, तो आप लोगों ने अभी एक्सप्लेन में पढ़ा, स्टुटगार्ट में फैलाया था। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछता है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, तो फिर से आपका इसका जवाब स्टुटगार्ट हो जाएगा। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस पर टिक लगा लेना, इसको आपको जरूर याद रखना। फिर कहता है किस वर्ष हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो ये आपके 1924। किस वर्ष, 1924 में किसकी स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक्सप्लेन में देखते हैं क्या कहता है, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के लिए उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से, कानपुर में से एक सम्मेलन जो है बुलाया, तथा क्या होता है हिंदुस्तान जो आपके रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की भी स्थापना की, जिसे हम लोग HR के नाम से भी जानते हैं। चलिए इनके संस्थापकों का नाम भी समझ लीजिए। सबसे पहले सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद जी थे। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है करजन वाइली की हत्या के आरोप में किससे मृत्युदंड दिया गया था, तो करजन वाइली की बात हो रही है, तो किसको मृत्युदंड दिया गया था, तो याद रखना मदनलाल धिंगरा को दिया गया था। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहता है करजन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदनलाल धिंगरा ने गोली मारकर की थी। वाइली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त को क्या होता है, 1909 में मदनलाल धिंगरा को फांसी की भी सजा दी गई।
फिर आपसे कहता है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के किन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा दी गई थी? तो इनके नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है। वो कौन से क्रांतिकारी थे? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां जी थे। ठीक है, आप लोग इसका एक्सप्लेन आराम से पढ़ लेना एक बार। ठीक है, इसमें कुछ खास बातें हैं नहीं इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। वीडियो रोककर आपको जरूर पढ़ना है, एक्सप्लेन को है। कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह जी थे, जरूर याद रखना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो इसके संस्थापक आपके भगत सिंह जी थे। यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको पढ़ लेते हैं। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो जाता है, किंतु बाद में क्या होता है, जो आपके विजय कुमार सिंह हैं, शिव वर्मा जी हैं, जयदेव कपूर हैं, भगत सिंह हैं, भगवती चरण वोहरा हैं तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एचआरए को पुनः संगठित करने का भी कार्य किया। सितंबर 1928 में क्या होता है, फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि आपके दिल्ली में है, वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक भी हुई, जिसमें एचआरए का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। एचआर से बदलकर क्या हो गया, एचएसआरए रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ऐसा नारा आपके किसने दिया था अगर एग्जाम में पूछा जाए? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। कहता है उपयुक्त गजल की पंक्ति शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। इनका जन्म जो है वर्ष 1901 में पटना से 30 किमी दूर हरदास बिन्हा गांव में हुआ था। ठीक है, यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी। एक वर्ष में क्या होता है, 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार खां की पत्रिका सबाह में छपी थी। 19 कहता है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसके रचयिता कौन थे? तो रचयिता भी आपने एक्सप्लेन में पढ़ा था, अजीमाबादी थे, जो कि आपकी यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में है, इसका जवाब उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये आपके भगत सिंह जी ने दिया था। ठीक है, कहता है प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद हजरत मोहनी द्वारा दिया गया था, लेकिन हजरत मोहनी एक स्वतंत्रता सेनानी एवं उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, जबकि भगत सिंह इसे लोकप्रिय बनाने में भूमिका निभाई थी इस नारे को। तो याद रखना किसने दिया पूछा गया है, तो यहाँ पर आपके जवाब भगत सिंह ही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कहता है, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? अब किसने दिया था, अब यहाँ पर याद रखना हजरत मोहानी जी यहाँ पर नाम हो जाएगा। देखिए आपको जहाँ तक आपके ऑप्शन में एक ही नाम होगा, हजरत मोहानी या तो भगत सिंह। ठीक है, अगर पूछता है कि इसको किसने लोकप्रिय बनाया तो वहाँ पर आपका भगत सिंह सही हो जाएगा, और दिया किसने तो हजरत मोहानी जी बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो इनको फांसी जो है 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ये डेट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखना। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें आप लोग इनको एक बार वीडियो रोक कर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ऑलरेडी हम सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या पूछते हैं, सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? अभी आपने पढ़ा है 23 मार्च 1931 को। देखिए कितनी बार पूछा गया है, जो आपकी 67वीं बीपीएससी थी उसके री एग्जाम में पूछा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कहता है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो इनकी उम्र उस टाइम जो थी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कहता है भगत सिंह द्वारा भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र लगभग 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका? तो बटुकेश्वर दत्त जी ने फेंका था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ खास बातें हैं नहीं, इसको आप लोग जरूर वीडियो रोक कर पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं आपसे क्या कहते हैं, अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति जो थी अगर एग्जाम में पूछा जाए किस तरीके की थी, तो याद रखना ये आपका एक क्रांतिकारी संगठन था। जी देखिए आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। मिदनापुर 1902 स्थापना इसकी ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी। ढाका जो है आपके अक्टूबर 1906 में पुलिन बिहारी दास इसके जो है इसको संगठित करने का कार्य किया था। और कलकत्ता में आपके मार्च 1902 में जिसके जो सतीश चंद्र बसु थे और शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार। ठीक है, फिर 1902 में क्या होता है, प्रमथनाथ मित्र इसके अध्यक्ष भी थे कलकत्ता में। ठीक है, जतिननाथ बनर्जी भी थे और बरिंद्रनाथ घोष भी थे। और ठीक है, ये आप सारी बातें एक बार पढ़ लेना। ये नोट करके जो पॉइंट दे रखेंगे इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन,
बरिंद्र घोष द्वारा भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 को युगांतर का प्रकाशन। और फिर क्या कहता है, हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ। ये बातें जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना, एक शाखा की स्थापना किसने की? तो इस शाखा की स्थापना अगर एग्जाम में पूछा जाता है किसने की, तो आप लोग जरूर इनका नाम याद रखना, वो आपके सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने की है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 27 का। यहाँ पर भी वही बात कही गई, वर्ष 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की या एक शाखा की स्थापना की। सचिंद्र नाथ सान्याल का जन्म अगर पूछा जाए बनारस में हुआ था। इन्होंने अपनी आत्मकथा बंदी जीवन शीर्षक लिखी थी। 28 कहता है, किसने वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी? फिर से जवाब आपका सचिंद्र नाथ सान्याल जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे क्या पूछा है, अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना, फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से जवाब सचिंद्र नाथ सान्याल। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ भी नहीं सकते हैं, हेडमास्टर में पूछा गया, फिर बीपीएससी में भी पूछा गया। इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग तैयार रखना। कहता है चिटगांव, जो आपके चिटगांव शास्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई अगर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका नाम याद रखना, सूर्यसेन ने बनाई थी। अब इसमें एक्सप्लेन में आप सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, जरूर वीडियो रोककर पढ़ना है जहाँ पर कह रहे हैं। इसमें कुछ जरूर बातें आपको इंपॉर्टेंट मिल सकती हैं, तो इसको जरूर आप लोग पढ़ लेना। अब यही डेट इंपॉर्टेंट है कि 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दी गई थी, ये बात याद। 31 आपसे क्या कहता है, चटगांव शास्त्रागार धाबे से कौन संबंधित है? तो अभी आपने पढ़ा है, सूर्यसेन संबंधित हो जाएंगे। फिर कहता है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन, वेरी इंपॉर्टेंट है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के बारे में पूछा जाए तो इसको आपके अरविंद घोष जी ने दिया था। तो 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। निष्क्रिय विरोध के प्रतिपादन का सिद्धांत अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। किस पुस्तक में? वंदे मातरम में। उनका मानना क्या था कि अंग्रेजों का भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए, जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए, मतलब जल्दी ही अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए, ऐसा आपके किसका कहना था? अरविंद घोष जी का। किस पुस्तक में ऐसी बात लिखी थी? तो वंदे मातरम में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछता है कि सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? इनका नाम जरूर याद रखना, माइकल ओ डायर को आपके किसने मारा था? सरदार उधम सिंह ने मारा था। यहाँ पर कुछ बातें इंपॉर्टेंट है। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारा था। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार जो थे आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी। याद रखना, इन्होंने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया था। किसने? माइकल ओ डायर ने। इसीलिए गुस्से में आकर जो है सरदार उधम सिंह ने जो है लंदन में जाकर इनकी हत्या 1940 में कर दी थी। समझ सकते हैं आप। 34 नंबर कहता है वर्ष 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति के कारण क्या थे? पुनरावृत्ति के कारण आपके थे, ऑप्शन नंबर बी है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, यही आपकी उसकी पुनरावृत्ति का कारण था। 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर कोई फिर से वही काम करेंगे, इसके एक्सप्लेन को आपको पढ़ना है, वीडियो रोककर जरूर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 35 आपसे क्या पूछता है। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो खुदाई खिदमतगार के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको किसने संगठित किया था, तो इनका नाम जरूर याद रखना, अब्दुल गफ्फार खान ने इसको संगठित किया था। 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी इसको पढ़ लेते हैं। कहता है उत्तर पश्चिमी प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन की स्थापित किया गया। इन्हें जो है लाल कुर्ती के, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, रेड शर्ट या लाल कुर्ती के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन भी संगठित किया। फिर क्या होता है, श्रमजीवियों ने की हालत में सुधार की मांग भी। ध्यातव्य होता है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से रख रहे थे, तभी क्या होता है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ये बात याद रखनी है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, लाल कुर्ती के नाम से किन्हें जाता है, बस इतनी बात आपको जरूर याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्सप्लेन का। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? कहता है भारत से अंग्रेजों ने के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो आप लोग अच्छे से बताएंगे, एक्सप्लेन पढ़ा होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। सीमांत गांधी अगर पूछा जाए एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, सीमांत गांधी यानी अब्दुल गफ्फार खान जी को कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के किसके बारे में शब्द थे? याद रखना, ये आपके किसके बारे में शब्द थे? यहाँ पर देखा जाए इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखना, ये शब्द अगर पूछा जाता है किसने लिखे थे शेरशाह सूरी के बारे में, तो एच.जी. कीन ने। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। एच.जी.
किन शेरशाह सूरी के बारे में लिखते हैं, किसी भी सरकार ने नहीं और ना तो अंग्रेजों में भी नहीं, जितना कि पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। दरअसल क्या होता है, शेरशाह के बारे में यह टिप्पणी उन्होंने इसलिए की क्योंकि बहुत ही कम समय में शेरशाह ने भारत में मुगलों की सत्ता की बागडोर छीनकर अपने हाथ में ले ली थी। ऐसा इसलिए उन्होंने शेरशाह सूरी के बारे में लिखा था। किसने? एच.जी. किन ने। कहता है फ्रंटियर गांधी के नाम। अगर एग्जाम में पूछा जाता है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था, तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम आपके अब्दुल गफ्फार खां था। यहाँ पर फिर से कहता है कि ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, ए अफगान आदि के नाम से जाना जाता है। इनके सारे नाम याद रखना, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। याद रखना कब भारत रत्न मिला? 1987 में। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो किसी दूसरे दिन होगा, भारत में की जो भी बाहरी क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी। ठीक है, देखिए आज का ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए, ये सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस जगह पर हम बैठकर शूट कर रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा वहाँ पर गर्मी है। तो प्लीज़ आप लोगों से यही हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी मेहनत को ज़्यादा नहीं तो प्लीज़ आप लोग इतना ज़रूर कर देना कि अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए कोई लोग बिल्कुल भी ना जाना। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप लोगों से यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो भी हमने आपको 2 मैराथन क्लासें, एक 7 घंटे की और एक कल आपको हमने 4 घंटे से की जो मैराथन प्रोवाइड कराई, इसको आप लोगों को जरूर 1 से 2 बार जरूर देख कर जाना है एग्जाम से पहले। ठीक है, अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस सेशन को बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल ना जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। मेहनत करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।